नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजेश गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश गुप्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है एनसीवीटी की एग्जाम चल रही है जिसमें 10 जनवरी से सेकंड ईयर वालों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के पेपर होना है। तो मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कोई ठोस वस्तु किसी समतल पर रखी है और उसका भार वर्टिकल नीचे की ओर दबाव डालता है तो उसका सामान्य प्रतिक्रिया बल किस दिशा में लगेगा। इसका ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सामने की ओर या पीछे की ओर। दोस्तों, जैसे कोई टेबल है, टेबल पे कोई बुक रखी हुई है तो बुक का भार हमेशा नीचे की ओर होगा और उसका जो सामान्य प्रतिक्रिया बल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऊपर की ओर होगा। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दो सतहों के बीच गति प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल को कहते हैं। हमारे चार ऑप्शन है, घर्षण गुणांक, सामान्य प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण और सामान्य घर्षण। तो हमारे यहाँ ऑप्शन जो सी है सीमांत घर्षण वो हमारा आंसर हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल वो न्यूनतम बल होता है जो किन्हीं दो सतहों के बीच गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सीमांत घर्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण कोण का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन है, पहला है संपर्क सतहों की पदार्थ और प्रकृति पर, दूसरा है सामान्य प्रतिक्रिया बल पर, तीसरा है सतहों के घर्षण बल पर और चौथा है घर्षण गुणांक पर। तो जो घर्षण कोण होता है वह संपर्क सतहों के पदार्थ और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, संपर्क सतहों के पदार्थ और उसकी प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण गुणांक की इकाई होती है। हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या इनमें से कोई नहीं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। दोस्तों, घर्षण गुणांक जो होता है दो बलों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो हमारे आंसर हो जाएगा डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो घर्षण गुणांक म्यू और घर्षण कोण थीटा, इनके बीच में ये दो सदैव बराबर होते हैं, इसलिए म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 न्यूटन बल से 40 किलोग्राम की वस्तु को समतल पर स्थिर गति से चलाने के लिए आवश्यक घर्षण गुणांक म्यू क्या होगा। हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है एफ अपॉन डब्ल्यू, एफ जो बल है और डब्ल्यू उसका भार है, वस्तु का भार है। तो एफ अपॉन डब्ल्यू से जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान निकलेगा। पर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो घर्षण गुणांक है उसका मान सदैव एक से कम होता है। तो इन चार ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है ए, उसका मान 0.1274 है जो एक से कम है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, किसी बेलन जिसकी ऊंचाई h तथा व्यास d है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा। ऊंचाई की बात की गई है, ऊंचाई तो वर्टिकल पोजीशन में है। जब कोई वस्तु वर्टिकल पोजीशन में होगी तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा उसके ऊंचाई के आधे में होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, h/2। अगर उसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दिया जाए तो उसके व्यास के आधे में उसका गुरुत्व केंद्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसकी प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाए उसे कहते हैं प्रभाव बिंदु, प्रत्यास्थता की सीमा, उच्चतम प्रतिबल या विकृति। जिस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रत्यास्थ गुण समाप्त हो जाता है उसे यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यील्ड पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम प्रतिबल मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस और कार्यकारी प्रतिबल मतलब वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को कहते हैं। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस इसका जो अनुपात होता है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा गुणांक। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, सुरक्षा गुणांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइसन अनुपात होता है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सर, ये जो पाइसन अनुपात होता है वो प्रतिबल और विकृति होता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। तो इसमें शेयरिंग प्रतिबल और शेयरिंग विकृति जो इनका जो अनुपात होता है वही पाइसन अनुपात होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, शेयरिंग प्रतिबल बटे शेयरिंग विकृति, यह होता है पाइसन अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुक के नियम अनुसार प्रतिबल विकृति के होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, व्युत्क्रमानुपाती, 2 गुना, समानुपाती या 1.5 गुना। तो हुक का जो नियम है उसके अनुसार प्रतिबल और विकृति आपस में समानुपाती होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, समानुपाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा उपचार की कितनी विधियां होती है। हमारे ऑप्शन है
3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ऊष्मा उपचार की 5 विधियां होती है। पहली होती है कठोरीकरण, दूसरी होती है टेम्परिंग, तीसरा होता है एनिलिंग, चौथा होता है नॉर्मलाइजिंग और पांचवा होता है केस हार्डनिंग। ये 5 विधियां होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए या किसी टूल को धातु को काटने योग्य बनाने के लिए ऊष्मा उपचार की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो मुलायम स्टील होता है उसे एक उचित ताप तक गर्म करके ठंडा किया जाता है, जिससे उसकी कठोरता बढ़ जाती है। तो इस विधि को हम हार्डनिंग या कठोरीकरण करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टेम्परिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्टील को क्रिटिकल ताप तक गर्म कर उसे पानी, तेल या किसी तरल पदार्थ में ठंडा करने को कहते हैं। हमारे 4 ऑप्शन है, टेम्परिंग, क्वेंचिंग, कठोरीकरण या नॉर्मलाइजिंग। तो दोस्तों टेम्परिंग, कठोरीकरण और नॉर्मलाइजिंग ये तीनों ऊष्मा उपचार की विधियां हैं। और उसमें जो क्वेंचिंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टील को गर्म करके तत्काल किसी भी तरल पदार्थ में ठंडा किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, क्वेंचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोअर क्रिटिकल ताप का मान होता है। तो दोस्तों लोअर क्रिटिकल जो ताप होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्टील के लिए। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का जो मान होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमें यहाँ लोअर क्रिटिकल ताप का मान पूछा गया है तो वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील के मार्टेनसाइट संरचना को टूरासाइट संरचना में बदलने की विधि को कहते हैं। दोस्तों जब स्टील को कठोर किया जाता है तो उसकी भंगुरता बढ़ती है। इस भंगुरता को मार्टेनसाइट कहा जाता है। इस मार्टेनसाइट संरचना उसकी भंगुरता को कम करने के लिए, मतलब मार्टेनसाइट संरचना को टूरासाइट में बदलने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, इस विधि को हम कहेंगे टेम्परिंग। टेम्परिंग विधि में स्टील की भंगुरता को कम किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड बाथ टेम्परिंग में लेड और टीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? दोस्तों इस विधि में जो एक पोर्ट होगा उसमें लेड और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें जो हमारा जॉब होता है, जिस हिस्से को हमें टेम्परिंग करना होता है उसे डुबाया जाता है। तो उसमें लेड और टीन का जो अनुपात होगा वो होता है 5:7। अगर हम टीन और लेड का अनुपात पूछे तो वो होगा 7:5, पर हमें यहाँ लेड और टीन का पूछा गया है इसलिए 5:7 हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें लेड और टीन का अनुपात पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीलिंग प्रोसेस से कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर होती है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो एनीलिंग प्रोसेस होती है इससे कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केस हार्डनिंग विधि में केवल अलॉय स्टील के पार्ट्स को ही केस हार्ड किया जाता है? तो अलॉय स्टील के अगर पार्ट्स है उन्हें हमें उनके केस हार्ड करना है तो उसके लिए नाइट्राइडिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, नाइट्राइडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल ब्रास का एनीलिंग ताप कितना होता है? दोस्तों अभी तक हमने जो एनीलिंग या जो भी कठोरीकरण जो भी विधियां हमने देखी वो केवल स्टील की देखी थी, पर अब हम जो बात कर रहे हैं वो नॉन फेरस मेटल जो अलोह धातु की बात करेंगे। जैसे पीतल एक अलोह धातु है तो पीतल का जो एनीलिंग ताप होता है वो होता है 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर का एनीलिंग ताप कितना होता है? यह भी एक अलोह धातु है। तो यहाँ हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो कॉपर का एनीलिंग ताप होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। एल्यूमिनियम का एनीलिंग ताप कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है इसका जो एनीलिंग ताप होता है वो 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी, 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूराल्यूमिन का एनीलिंग ताप कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो 480 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप होता है वो ड्यूराल्यूमिन के लिए होता है। इस ताप पर ड्यूराल्यूमिन को एनीलिंग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर लाभ हानि के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
एक किताब का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा उसका विक्रय मूल्य 143 रुपये है, तो उस विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस पे वस्तु को बेचा जाता है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, मतलब यहाँ लाभ हुआ है। अब हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम इसके लिए पहले हम लाभ निकालेंगे, हमको कितना लाभ हुआ है। तो हमारा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 143 रुपये और क्रय मूल्य 110 रुपये। तो 143 में से जब 110 घटाया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 33 रुपये। तो हमारा लाभ 33 रुपये। अगर हमसे लाभ पूछा जाता तो हो जाता 33 रुपये, पर हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा 33 है, क्रय मूल्य 110 है, तो 33 बटे 110 गुणा 100। जब से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वो 30%। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 30%। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन में और देखते हैं। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर उसे 1862 रुपये में बेच दिया जाता है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है। यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, मतलब हमें हानि हुई है और हमें यहाँ हानि का प्रतिशत बताना है। तो हमारा हानि हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर हो जाएगा 1960 माइनस 1862 रुपये। तो हानि हुई है हमें 98 रुपये की हानि हुई है। अब हम इसे हानि का प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। मैंने आपको जैसे बताया कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। हमें हानि हुई 98 रुपये की, तो 98 बटे 1960 गुणा 100 जब से सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5%। तो हमें 5% की हानि हुई है। तो हमारा ऑप्शन बी 5% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजीत ने एक टेबल 8,580 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, तो बताइए कि वह टेबल कितने में खरीदी। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे जो हमारा लाभ है उसको 100 में जोड़ दिया जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ गुणा 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा विक्रय मूल्य है 8,580 बटे लाभ 20% है, तो 100 में जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो 8,580 बटे 120, 100 गुणा में है इसके, तो 8,580 गुणा 100 बटे 120। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 7,150 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 7,150 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश को एक टेबल 873 रुपये में बेचने पर 10% हानि हुई, तो बताइए कि यह टेबल कितने में खरीदी गई थी। फिर हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, पर इस बार हमें यहाँ पे हानि हुई है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे, अगर हमें लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है और हानि होती है तो 100 में से घटा दिया जाता है। हमारा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 873 बटे 100 माइनस 10% की हानि हुई है, तो 100 माइनस 10 गुणा 100। ये हो जाएगा 873 गुणा ये जो हमारे 100 है ये गुणा में है बटे में 90। तो 873 गुणित 100 बटे 90, इसको सॉल्व किया जाएगा तो होगा 970 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 970, मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसने ये टेबल 970 रुपये में खरीदी थी और जिसे 873 रुपये में बेची गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के पास 2 कार है, प्रत्येक कार को वह 85,500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे एक कार पर 20% लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि होती है। तो बताइए कि उसे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। जब 2 चीज़ों को समान मूल्य पर बेचा जाता है और उस पर समान प्रकार से लाभ या हानि होती है, तो इस केस में हमेशा विक्रेता को हानि होती है। तो हमें 4 ऑप्शन है, तो जो हमारे हानि वाले ऑप्शन है हमें उन्हीं पर फोकस करना होगा। इसके लिए हमारा सूत्र हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर लाभ तथा हानि प्रतिशत बटे 10 पूरे का वर्ग। तो हमें हानि हुई है 20% की, लाभ हुआ है 20% का, तो हमें लिखेंगे 20 बटे 10 पूरे का वर्ग। 20 बटे 10 मतलब 2 का वर्ग, तो हानि प्रतिशत बराबर 4। तो हमें 4% की हानि हुई है। यहाँ पर लाभ और हानि के लिए 20-20 अलग नहीं लेना है, केवल जो उभयनिष्ठ है दोनों में वही लेना है। तो 20% दोनों में कॉमन है, इसलिए 20 बटे 10
पूरे का वर्ग तो 20 बटे मतलब 2, 2 का वर्ग 4, तो हमें 4% की हानि हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ। अब साधारण ब्याज संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। हमारा साधारण हमें 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हाँ, मूलधन है 2500 रुपए, दर है 5% और समय है 4 वर्ष का, तो 2500 गुणित 5 गुणित 4 बटे 100 जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 500 रुपए। हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 500 रुपए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 500। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्रधन कितना होगा। अब हमें मिश्रधन पूछा गया है और जो हमारा समय वो माह में दिया गया है। जब भी समय माह में दिया जाए तो उसे 12 उसमें 12 का भाग देके उसे हम वर्षों में परिवर्तित कर लेंगे, तो ये 8 माह हो जाएगा, तो 8/12 वर्ष हो जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हमें, तो हमको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हमारा मूलधन 6000, दर 6%, समय 8/12 गुणित 100, तो ये 12 100 के साथ गुणा में चला गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 240 रुपए। तो 240 रुपए हमारा साधारण ब्याज हुआ है। हमसे मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। जो साधारण ब्याज में अगर मूलधन जोड़ दिया जाए तो हमें वो मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन हो जाएगा 6000 प्लस 240 रुपए, तो 6240, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 6240 रुपए। तो आंसर हो गया हमारा ए 6240 रुपए। नहीं सॉरी, आंसर हो जाएगा सी 6240 रुपए। वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें वर्ष भी नहीं दिया गया है, महीने भी नहीं दिए गए और दिन दिए गए हैं। जब दिन दिए जाते हैं तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो दिए गए हैं, हमारा सूत्र हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन 2500 गुणित दर हमारी 5 गुणित समय हो जाएगा 219/365। जब इन्हें सॉल्व किया जाएगा तो 3/5 आंसर होगा इसका, 3/5 हो जाएगा ये। तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 2500 गुणित 5 गुणित 3/500। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 रुपए। हमारा 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज 75 रुपए होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हमें दोस्तों। जब कोई धन दोगुना तिगुना किया जाता है तो उससे हमको दर निकालना पड़ती है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दर बराबर 100 बटे समय। इस सूत्र की सहायता से हम वर्ष को 100 में वर्ष का जब भाग देंगे तो हमें जो दर प्राप्त होगी उससे हमारा धन दुगना हो जाएगा। तो हमारा दर बराबर हो जाएगी 100 बटे समय दिया हुआ 8 वर्ष, तो 100 बटे 8। जब सॉल्व करेंगे तो 12.5%, क्योंकि ये दर है तो 12.5% की दर से कोई भी धन 8 वर्ष में दोगुना मतलब डबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।